गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय माता दी। आइए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाक से सभी लोग लाइव आ जाइए। मैं बिल्कुल लाइव हूँ, आप लोग अजय और उसके बाद हैं कुछ नायक करके, अननोन, राहुल, जसवंत कश्मा, अजय हैं, राहुल, पप्पू कुमार, पिंटू यादव, आकांक्षा, आस्था कुमारी, ओके, प्रिया, प्रिया परमार, सुरभि, मृत्युंजय, राहुल, अजय यादव। आ जाओ भाई फटाक से लाइव, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमारा चैप्टर ह्यूमन डिजीज, जिसको हम मानव रोग कहते हैं, वो सारी कंप्लीट हो गई थी। बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, सारी की सारी हमने पढ़ ली थी। प्रोटोजोनल डिजीज, जेनेटिक डिजीजेस एंड फंगल डिजीजेस, वो सब हमने पढ़ ली थी। मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें नया चैप्टर यानी नर्वस सिस्टम शुरू करना है। और नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में, इसका मीनिंग क्या है। देखो बच्चा, नर्वस सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। सिस्टम का मतलब होता है, तंत्र का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हो। कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, आपस में सामंजस्य बना के रखने का काम। ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अगला सेंटेंस क्या बोलने वाली हूं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है। मैं यहां से यहां आई हूं, मेरा बॉडी का बैलेंस बन रहा है, मैं भी गिर नहीं रही हूं, तो मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कोई। और हमें भगवान ने यहां पर क्या दिया है? यहां पर सबसे ऊपर ये खोपड़ी है। इस खोपड़ी के अंदर क्या है? दिमाग है। तो सबसे ऊपर दिमाग। आपने कभी सोचा दिमाग यहीं क्यों है, यहां क्यों नहीं है, घुटने में क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ऊपर रखना है इसको, इसके नीचे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करवाता है, सारे ऑर्गन्स को कमांड भेजता है, सारे ऑर्गन्स उसके अंडर काम करते हैं। जैसे मैं इस क्लास की मास्टरनी हूं, तो मेरे अंडर तुम सब लोग काम करते हो, मेरी बिना कहे आप लोग कहीं हिल नहीं सकते। ठीक वैसे ही बच्चा, मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमारे बॉडी के अंदर सारे के सारे सिस्टम्स को, या सारे के सारे जितने ऑर्गन्स हैं, उनको कंट्रोल एंड कमांड भेजने वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे बॉडी को सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कहते हैं उसको। तो ये ऐसा ऑर्गन्स का ग्रुप से बना हुआ सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जब बात करते हैं नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम को 3 टाइप में बांट सकते हैं। 3 टाइप का नर्वस सिस्टम है, या कंप्लीट नर्वस सिस्टम को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाला जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ये 3 अलग अलग भागों में बंटा हुआ होता है। कौन सा? सबसे पहला आता है सीएनएस। बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज को, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है, जो आपके शरीर के बीचों बीच है, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है। अब अपने बॉडी के सेंटर में देखो, ये आपका शरीर है, इसके बीचों बीच ये आपकी खोपड़ी, और खोपड़ी के अंदर दिमाग, और दिमाग से पीछे की तरफ ऐसे मोटी नस निकलती है जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में होता है, जो आपके शरीर के बीचों बीच है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या उसको सीएनएस कहा जाता है। तो पहला नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है, और वो किस किस ऑर्गन से बना हुआ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 ऑर्गन से बना हुआ है। एक हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अभी क्या होता है बताएंगे। स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में कहते हैं मेरू रज्जू, और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है। ये बेवकूफ भरी बातें किसी के सामने मत कर देना, ठीक है। रीढ़ की हड्डी अलग होता है, स्पाइनल कॉर्ड अलग होता है, दोनों सेपरेट चीजें हैं, राइट। तो इसको हिंदी में कहते हैं मेरू रज्जू। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अभी दोनों में डिफरेंस समझाएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ।
दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है पीएनएस, पीएनएस, और इसकी फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो परिधियों में काम करता है। अब बच्चा, परिधि का मतलब क्या है अभी आपको बताते हैं। सुनो, मैंने ना एक गरम तवे के ऊपर मेरी ये फिंगर टच हो गई और मेरी फिंगर को पता लगा कि ये गरम है, और तुरंत मैंने हाथ पीछे कर लिया। गरम पानी की बाल्टी मैंने हाथ दिया या गरम तवे पे हाथ दिया, आपने मुझे इंजेक्शन लगाया, तुरंत मैंने हाथ पीछे कर लिया। अब ये हाथ पीछे क्यों करा, मुझे दर्द का एहसास क्यों हुआ? क्योंकि मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ ऐसे, इस नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकल रही है, कुछ वायर निकल रहे हैं, कुछ तार जैसी स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, जो यहां पर पेरिफेरल, परिधियों पर, किनारों पे आ रहे हैं सिग्नल्स को लेकर। इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो। एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है, ठीक है, ऐसे ही नर्वस सिस्टम कंप्यूटर है। कंप्यूटर का सीपीयू ये है। अब इस सीपीयू से बहुत सारे तार निकले हुए होते हैं, जो एक डेस्कटॉप से जुड़ता है, दूसरा वायर आप कहाँ लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड में लगाते हो, कोई वायर और किसी फोन से कनेक्ट करते हो। ठीक वैसे ही ये हमारे बॉडी का सीपीयू है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीपीयू है, और अब इससे जो वायर निकले हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सीपीयू से वायर निकल गए, इस सीपीयू से सिग्नल भेजने हैं कहां पर, इस किनारे पे, तो किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू, और उन्हीं वायर्स को नाम दिया जाता है नर्व्स। ये किसका बना हुआ है, ये नर्व्स का बना हुआ है, ये तंत्रिकाओं का जाल होता है बच्चा, ये तंत्रिकाओं का बना हुआ है, नर्व्स का बना हुआ है। तो ये सीपीयू हो गया, ये सीपीयू से ऐसे बिखरे हुए वायर से जो हमारे किनारों पे जाते हैं, जो एक इस हाथ पे आ रहा होगा, एक इस हाथ पे, एक पांव पे जा रहा होगा, एक कमर में जा रहा होगा, एक हिप्स वाले एरिया में जा रहा होगा, अलग अलग जा रहा होगा। समझ में आई मेरी बात? ये नर्व से बना हुआ सिस्टम है। टोटल कितनी नर्व्स, तो सुन लो बच्चा, देखो सेंटर में कौन कौन सा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें दो टाइप की नर्व्स होती हैं। एक नर्व्स होती हैं जिनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व्स को हिंदी में कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। ऐसी तंत्रिकाएं जो ब्रेन से निकलती हैं, ऐसे वायर जो ब्रेन से निकलते हैं और हमारे शरीर के अलग अलग किनारों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि यहां पर गर्म पानी, आप गर्म कोई भी चीज आपको गर्म लगी, तो यहां से सिग्नल कहां गया, मेरे ब्रेन के पास। ब्रेन ने दर्द का एहसास करवाया कि अरे दर्द हो रहा है, तो गर्म पानी का है, गर्म पानी की बाल्टी है, तुरंत आपने हाथ वहां से हटा लिया। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो दर्द की पहचान करवाई है, ये किसके थ्रू, यहां से मैसेज नर्व लेके गई है, कहां पर, ब्रेन, ब्रेन से वापस सिग्नल यहां आया है। तो ये जो सिग्नल्स किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, वायर, तारों की सहायता से। इन्हीं तार्स को हम नर्व्स कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में इनको तंत्रिकाएं कहते हैं। तो ऐसी तंत्रिकाएं जो ब्रेन से निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व कहते हैं। एग्जाम में आता है व्हाट इज क्रेनियल नर्व, या दिमाग से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, आप कहेंगे कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स। कितनी जोड़ी होती हैं बच्चा, क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर्स, 12 जोड़ी हमारे बॉडी में क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो अलग अलग बिछी हुई होती है हमारे बॉडी के किनारों तक। ठीक है, दूसरी टाइप की होती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स का मतलब हो गया जो कहां से निकलती हैं, जो मेरु रज्जु से, जो कहां से बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। बहुत सिंपल है कि जो कहां से निकल रही हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 21 पेयर्स, और सॉरी 31 पेयर्स, नॉट 21, 31 पेयर्स, 31 जोड़ी। तो बच्चा आप बताओ टोटल कितनी हो गई, 31 प्लस 12 कितना हो गया, 43। तो टोटल कितने जोड़ी नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 43 पेयर्स नर्व से बना हुआ होता है।
फिर समझाने की कोशिश करूं एक बार, नहीं समझ में आया होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। अब ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उनको स्क्रैनियल नर्व कहते हैं, उन्हें कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। ब्रेन से ऐसे वायर्स निकल रहे हैं शरीर के अलग अलग किनारों तक, जो मैसेज लाते भी हैं, जो ब्रेन से लेकर जाते भी हैं वापस। कितने जोड़ी होते हैं ये वायर? ये वायर का मतलब वायर मत समझ लेना, वायर का मतलब नर्व्स। ये नर्व्स कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से इस तरीके से बहुत सारी नर्व्स, बहुत सारे तार बिछे हुए हैं। कितने जोड़ी तार हैं? ये होते हैं 31 पेयर्स, 31 जोड़ी। टोटल कितने हो गए? 43 पेयर्स। तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये तारों से बना हुआ है। तार का मतलब हो गया 23, आपका 23 नहीं 43 को हिंदी में क्या कहते हैं? 43 43 पेयर्स नर्व से बना हुआ होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पीएनएस किससे बना हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे बच्चा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 43 पेयर्स नर्व से बना हुआ है, 43 जोड़ी तंत्रिकाओं से बना हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से 2 ऑर्गन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कहा जाता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। 3 नंबर पे आता है। एक हो गया सीएनएस, कभी कभी तो इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है। दूसरा हो गया पीएनएस और तीसरा हो गया एएनएस। एएनएस इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसका मतलब हो गया ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने आप होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम का हिस्सा ये किसको कंट्रोल करता है? मैं 2 नाम बताने वाली हूं, उन नाम को अच्छे से समझना। एक होता है वॉलेंट्री एक्शंस, ऐच्छिक क्रियाएं। एक होता है इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया का मतलब है ऐसा कोई काम जो मेरी मर्जी से हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूं मेरी मर्जी से नहीं बोलना, मैंने अपने हाथ को इस डायरेक्शन में मूव करवाया, मेरी मर्जी है। ये कैसा रिएक्शन है? ये वॉलेंट्री रिएक्शन है, ये ऐच्छिक है, इसको मैं कंट्रोल कर रही हूं ऐसे ऐसे। ये सारी मेरी ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया, मेरा दिल धक 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 कर रहा है, हार्ट बीट बन रही है, क्या मेरा कोई कंट्रोल है हार्ट बीट बनने पे? मैं सोच लूं ओए दिल चुप हो जा, धड़कना नहीं है, तो ये चुप हो जाएगा क्या? नहीं ना। मैं सांस ले रही हूं, मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड का प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब मेरी इच्छा से काम नहीं होते हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं। तो ऐसा नर्वस सिस्टम जो अनैच्छिक काम को कंट्रोल करता है, जो अनैच्छिक कार्य को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक का मतलब हो गया इनवॉलेंट्री। भाई इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? जिसको आप चाहकर भी कंट्रोल ना कर पाओ, जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही हैं, जैसे हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, रेस्पिरेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार फिर से सुनो, हमारे बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है उसको नर्वस सिस्टम, उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है और जो किस किस से बना हुआ है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो परिधियों पे, किनारों पे जाता है। अब किनारों पे दिमाग तो जाएगा नहीं ना, स्पाइनल कॉर्ड तो जाएगा नहीं ना, वो क्या भेजेगा? अपनी नर्व्स को भेजेगा। तो ऐसे जो वायर्स का जाल बना हुआ है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसमें क्या होती हैं? उसमें नर्व्स होती हैं। कितनी नर्व्स? 43 पेयर्स, 43 जोड़ी नर्व्स होती हैं। अब 2 टाइप की होती हैं, या जो ब्रेन से निकलती हैं वो क्रैनियल नर्व्स होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिर मत कहना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और तीसरा ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक होने वाली रिएक्शंस को कंट्रोल करता है।
उसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसको स्वायत्त, स्वायत्त को स्वयं से होने वाली, अपने आप होने वाली इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। उसका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है उसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो सीएनएस, पीएनएस, एएनएस 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। अब आपके सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है सीएनएस। इसका मतलब हमें कौन सा सिस्टम पढ़ना होता है? हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो एमबीबीएस करते हैं ना, है ना, जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो पीएनएस और एएनएस पढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना है? सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो किस किस से बना हुआ है? जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। इसका मतलब हमें किस किस के बारे में पढ़ना है? इसका मतलब हमें पढ़ना है बच्चा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो पहले लिख लो, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये 2 ऑर्गन से बना हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 ऑर्गन्स। कौन कौन सा? नंबर 1 पे ब्रेन एंड नंबर 2 पे स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम कैसे पढ़ेंगे। पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन होता क्या है, ब्रेन के कौन कौन से हिस्से होते हैं, किस हिस्से का क्या काम होता है। फिर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को मेरु रज्जु कहते हैं। सबसे पहले तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है ब्रेन, क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनना। ये आपका स्कल है, ये आपकी खोपड़ी है, आपकी मेरी सबकी। मैं ऑफलाइन जब बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ मैं कहती हूँ दिमाग कहाँ है? कोई कहता है ये दिमाग है, कोई कहता है ये दिमाग है। अब बताओ कैसी बात? ये माथा है आपका, ये दिमाग नहीं है। माथा फोरहेड है, ये दिमाग नहीं, ये आपकी खोपड़ी है, ये स्कल है आपका। ये क्रैनियम है, इसको क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है? क्रैनियम या स्कल बोलते हैं, लिख लीजिएगा इसको। हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं या कपाल कहते हैं। ये तो आपकी खोपड़ी या कपाल है ना? ये किसका बना हुआ है? ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? कभी सोचा आपने इतना मजबूत क्यों है? बिकॉज ये हड्डियों का बना हुआ है। क्रैनियम या स्कल किसका बना हुआ होता है? बोन्स का, हड्डियों का बना हुआ होता है। और हड्डियां कठोर होती हैं, रिजिड होती हैं, आपको पता है। पॉइंट क्लियर है? अब सुनो बच्चा, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो मेरा। इस ब्रेन के अंदर, इस क्रैनियम के अंदर, ये क्रैनियम जब आपका हटेगा तो इसके अंदर इस ऐसे पतली सी आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगी, ऐसे एक मेम्ब्रेन लगेगी आपको। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है मेनिंजिस। ये थैली जैसी होती है। क्या होती है? मेनिंजिस। मेनिंजिस का मतलब हो गया एक थैली जैसा आवरण होता है, थैली जैसा एक कोट बना हुआ होता है। अब इस थैली को हटाओगे तो इसके अंदर आपका दिमाग मिलेगा ऐसे। इसके अंदर आपका क्या मिलेगा? इस तरीके से आपका ब्रेन मिलेगा। ये आपका दिमाग है, ये ह्यूमन ब्रेन है। अब ब्रेन तो सब में होता है ना, भैंस का भी दिमाग है, गाय का भी दिमाग है, खरगोश का भी दिमाग है। हमें किसका दिमाग पढ़ना है? हमें सिर्फ क्या पढ़ना है बच्चा? ह्यूमन ब्रेन। ये ब्रेन है, राइट? ये ह्यूमन ब्रेन है, ये हमारा मस्तिष्क है, इसको ब्रेन कहते हैं। अब इस ब्रेन से पीछे की तरफ इस तरीके से एक मोटी नस निकलती है। एक मोटी क्या निकलती है? नस निकलती है। इसे क्या कहा जाता है? ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है बच्चा? स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरु रज्जु होता है। और इस मेरु रज्जु को देखो, ब्रेन को प्रोटेक्शन किसने दिया? इस हड्डियों के क्रैनियम ने। ये क्रैनियम क्यों बना है? ये कोई सजावट के लिए नहीं है, सुंदर दिखाने के लिए नहीं बना है। ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए बना है। नहीं तो अगर ये क्रैनियम नहीं होता ना तो मेरा दिमाग ऐसे बाहर दिख रहा होता, कोई उठा के ले जाता मेरे दिमाग को, ऐसे अपने दिमाग में लगा लेता है ऐसे। समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ गई ना? ओके आशीष जी, समझ में आई मेरी बात कि भगवान ने ये क्रैनियम क्यों दिया है? ताकि ब्रेन को सुरक्षा मिले। नहीं तो कोई चलता फिरता आपके दिमाग को उठा ले जाता है, ऐसे अपने दिमाग में लगा लेता।
तो मैम फिर स्पाइनल कॉर्ड को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए होगी। बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से छोटी छोटी हड्डियों ने कवर कर रखा है ऐसे, और ये जो छोटी छोटी हड्डियां है ना, इनको एक साथ मिला के कहा जाता है पूरा बैकबोन। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये क्या है आपकी रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन है। और बैकबोन कोई एक नहीं होती है बच्चा, बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, टोटल 26 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। जैसे ब्रेन को इस क्रैनियम ने प्रोटेक्शन दिया, वैसे स्पाइनल कॉर्ड को बैकबोन ने प्रोटेक्शन दे दिया। इस तरीके से समझ में आ गई मेरी बात। तो अब आज के बाद कोई आपसे पूछे कि खोपड़ी क्या होती है, तो खोपड़ी क्या बताओगे, क्रैनियम या स्कल क्या है, ये है, ये खोपड़ी है आपकी। और ये खोपड़ी 8 हड्डियों से बना हुआ, इसलिए स्ट्रांग है। इस खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन को कवर देके रखती है उसको मेनिंजेस कहते हैं। फिर इस ब्रेन से पीछे की तरफ ये जो नस निकल रही है ना बीचों बीच से, इसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु कहते हैं। और इस स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ जो हड्डियां लगी हुई होती हैं इस तरीके से, कितनी 26 हड्डी लगी हुई होती हैं, उसको बैकबोन या उसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है। और ये कहाँ है, सेंटर में है, इसलिए किस सिस्टम का हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा इसलिए है ये। इसीलिए हम लिखते हैं कि सीएनएस इज कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव के मस्तिष्क और मानव के मेरू रज्जु से मिलकर बना हुआ होता है। समझ गए? अब हमें पहले इस ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ये ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मनुष्य का दिमाग सबसे इंटेलिजेंट माइंड है, और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ह्यूमन ब्रेन जो है ना बच्चा, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आज तक कोई नहीं पढ़ पाया ह्यूमन ब्रेन को। अब दिमाग पर पढ़ना इतना आसान थोड़ी है ना। सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है हमारा। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, सब में सबसे अच्छा दिमाग हमें दिया है भगवान ने। इसीलिए तो हम क्या हैं, हम मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं। हम लोग क्या हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव हैं हम। क्यों है बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा विकसित है। पूछ रहे ना सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास होती है, तो बताना इंसान के पास। हमारे बाद सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल होती है डॉल्फिन। हमारे बाद अगर किसी का दिमाग सबसे ज्यादा विकसित हुआ है, जिसके दिमाग का विकास हुआ है, वो डॉल्फिन है, वो डॉल्फिन है। उसके बाद चमगादड़ वगैरह को मानते हैं, वो आपको नहीं याद रखना है। तो खुश हो जाइए आप लोग कि हमें भगवान ने सबसे अच्छा दिमाग दिया। सबसे अच्छे दिमाग का मतलब हमारे दिमाग का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। हमारे बाद किसका हुआ, डॉल्फिन का हुआ। ठीक है, और हमें भगवान ने दिमाग तो सबसे अच्छा दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइंड भी दिया है। और आज तक हमारे दिमाग पर रिसर्च कभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक चल रही है और आगे आने वाले हजारों साल चलती रहेगी। नई नई चीजें हमारे दिमाग के बारे में पता लगती रहती हैं, पता है आपको। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का मतलब ब्रेन के बारे में पढ़ना। अभी तक मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दिया, जैसे मैं हर चैप्टर में देती हूँ। अब शुरू हुआ हमारा ब्रेन के बारे में। जब बात करते हैं ब्रेन के बारे में, जब आप स्टडी करते हो तो साइंस का कौन सा ब्रांच होता है वो, टू स्टडी अबाउट ब्रेन इज नॉन एज न्यूरोलॉजी। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। ब्रेन और ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो तो साइंस का वो ब्रांच होता है न्यूरोलॉजी। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ब्रेन स्पेशलिस्ट, स्पाइनल कॉर्ड स्पेशलिस्ट, उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जब कभी भी आपके यहाँ इस खोपड़ी में कहीं दर्द हुआ, पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हुआ, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। लेकिन दिमाग में कोई लोचा हो गया, दिमाग में उठपटांग ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बढ़ रही हैं, तब आप जाते हो, वो साइकिट्रिस्ट होते हैं। उन डॉक्टर्स को साइकिट्रिस्ट कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो देखता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही तो हिस्सा मानेंगे स्पाइनल कॉर्ड को।
इसीलिए जब कभी भी आपकी रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल पेन हुआ, इस खोपड़ी में कहीं दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन रीढ़ की हड्डी को छोड़कर बाकी किसी हड्डी में दर्द हुआ, आप ऑर्थोलॉजिस्ट, जॉइंट्स में दर्द हुआ, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर किसी और हड्डी में प्रॉब्लम हो गई, हाथ पांव की हड्डी में, नाक कान की हड्डी में, तब आप ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये कुछ डॉक्टर्स में डिफरेंस होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ब्रेन के बारे में स्टडी करना है, न्यूरोलॉजी। अगर पूछ ले आपसे ब्रेन का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे होता है आपका दिमाग, तो दिमाग होता है बिलो क्रैनियम, पढ़ा चुकी हूं, क्रैनियम के नीचे। अब ये मत पूछना क्रैनियम क्या होता है, कपाल के नीचे। जो आपका कपाल है ये 8 हड्डियों से बना हुआ, इसके नीचे क्या होता है, आपका दिमाग होता है। ओके, लोकेशन पता है। सबसे ऊपर क्यों दिया भगवान ने, बिकॉज इसके सब अंडर में सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, इसी की कमांड पे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, इसीलिए भगवान ने सबसे ऊपर दर्जा दिया है इसको। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, दिमाग कितने किलोग्राम का होता है, 4 किलो 5 किलो कितने का होता है। जब वजन की बात करते हैं तो एक अडल्ट मेल में, लड़कों में दिमाग का जो वजन होता है वो आप लिख सकते हो 1350 टू 1450 ग्राम के लमसम होता है। लड़कियों में थोड़ा सा दिमाग का वजन कम होता है। अब मैंने ये नहीं कहा है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, नो, 1250 से 1350 ग्राम लिख सकते हो। ऑन एन एवरेज पूछोगे तो बचा 1300 से 1400 ग्राम का, ये एवरेज निकल के आती है। ऑन एन एवरेज 1300 से 1400 ग्राम का होता है एक ह्यूमन ब्रेन, एक मानव का मस्तिष्क। अब मैंने ये नहीं कहा लड़कियों में दिमाग कम होता है, मैंने ये कहा लड़कियों में दिमाग का वजन कम होता है। लड़कियों में दिमाग लड़कों से ज्यादा होता है। आजकल देखो कहाँ लड़की नहीं पहुंची, चांद से लेकर कन्याकुमारी तक लड़कियां ही लड़कियां छा रखी हैं। हमारे देश में हर साल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, सबके अंदर आप जानते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन लेके आती है, लड़कियां लेके आती है। तो हमारी छोरियां छोरों से बिल्कुल कम नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। दिमाग का वजन कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमें भगवान ने लड़का और लड़के के शरीर में जो फिजिकल चेंजेस का रखा है उसकी वजह से। अब तुम बोलो लड़कियों के हाथ इतने पतले क्यों होते हैं, तो भाई वो स्ट्रक्चर है लड़कियों का। लड़कों के डोले सोले होते हैं, लड़कियों के नहीं होते हैं। लड़कियों के इतने पतले पतले हाथ होते हैं, लड़कों को इतना बड़ा सा हाथ होता है, लड़की का इतना सा हाथ होता है ना, समझ रहे हो आप। तो वो फिजिकल फिनोमेना की वजह से होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। आप ऑलमोस्ट देखोगे तो लड़कियों के हर एक ऑर्गन का वजन आपको थोड़ा कम ही दिखेगा। हार्ट भी 5-10 ग्राम लड़कियों का कम होता है, किडनी भी कम होता है, ठीक है, ऐसे ही ब्रेन का वजन भी कम होता है, लेकिन दिमाग कम नहीं है, दिमाग का वजन कम है। ओके, इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ मैं यहीं पे। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं कि जो ब्रेन है उसकी यूनिट, ब्रेन, अच्छा यूनिट से पहले ब्रेन की जो वजन बता दिया कितना होता है, कहाँ होता है बता दिया, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बता दिया। अब बात करते हैं ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, उसका नाम क्या है। ब्रेन की एस मेम्ब्रेन जो ब्रेन को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है, वो कौन सी होती है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, जो हमारे ब्रेन के अंदर इंफेक्शन को आने से बचाती है। और ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने वाली जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसका नाम होता है मेनिंजिस। मेनिंजिस एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेनिंजिस, या मेनिंजिस कहाँ की कवरिंग है, तो आप क्या बताओगे, इट इज द ब्रेन कवरिंग, यह ब्रेन को कवर करती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से आपका ब्रेन होता है, ये मान लो आपका ब्रेन है, तो इस ब्रेन के चारों तरफ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इस ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इस दिमाग के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाएगा, कोई वायरस चला जाएगा, कुछ भी चीज चली जाएगी और इस दिमाग को तो बीमार कर देगी ना। दिमाग को क्या कर देगी, बीमार कर देगी। या फिर मैं ऐसे जा रही हूँ और मेरा सर लग गया ऐसे, तो मेरा दिमाग निकल के बाहर आ जाएगा। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तो मेरा दिमाग खिसक जाएगा अपनी जगह से। बोलते हैं ना अभी तेरा दिमाग खिसका हुआ है क्या, फिर तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, फिर तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात।
तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम होता है मेनिंजिस, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मेनिंजिस किस ऑर्गन को सुरक्षा देती है? ब्रेन को। अब बच्चों ये जो मेनिंजिस है ना, ये एक मेम्ब्रेन नहीं है। एक्चुअली इस मेनिंजिस की 3 लेयर होती है। ये 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। इस तरीके से देखो, पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, ऐसे ये 3 लेयर है ना, इनको एक साथ मिला के क्या कहते हैं हम? मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस कहते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? मैंने कहा कि इन तीनों लेयर को मिलाकर एक नाम दे दिया मेनिंजिस। अब इसमें तीनों में से जो सबसे बाहर है, आउटर है, इसको कहते हैं ड्यूरामेटर। इसका नाम होता है ड्यूरामेटर। हिंदी में सेम नाम है, ड्यूरामेटर। 1 नंबर। बीच वाली जो होती है सेंटर में, इसको कहा जाता है आर्केनोइड। आर्केनोइड। और जो सबसे अंदर की तरफ होती है, इसको पियामेटर कहा जाता है। पियामेटर। तो एक्चुअली क्या कहना चाह रही हूं मैं कि हमारा ब्रेन 3 लेयर से कवर है। भाई ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कितनी लेयर से मिला हुआ है इसको? 3। कौन कौन सी? सबसे आउटर कौन सी है? ड्यूरामीटर। सेंटर वाली, बीच वाली कौन सी है? आप क्या बताओगे? आर्केनोइड। और जो इनर है उसका नाम क्या है? पियामीटर। और इन तीनों को एक साथ मिला दो तो एक लेयर बनता है जिसको मेनिंजिस कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। और जब कभी भी इस मेनिंजिस में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, किसी जीवाणु का संक्रमण हो गया, किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस। राजा राम मोहन राय का नाम हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिन्होंने सती प्रथा खत्म करी थी। उनकी डेथ हुई थी मेनिंजाइटिस से। मेनिंजाइटिस कब होता है? जब ब्रेन की मेम्ब्रेन के अंदर किसी जीवाणु या किसी विषाणु का संक्रमण हो जाता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में बुखार आ जाता है और जिसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है और इंसान की डेथ हो सकती है। उसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस रोग। तो ब्रेन की मेम्ब्रेन को मेनिंजिस कहते हैं। ब्रेन क्रैनियम के नीचे होता है। मेनिंजिस 3 लेयर से बना हुआ है। कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, आर्केनोइड, पियामीटर। ड्यूरामेटर सबसे बाहरी है, आर्केनोइड बीच वाली है, पियामीटर सबसे अंदर वाली है। तीनों लेयर को एक साथ मिला दोगे, मेनिंजिस कहलाता है। और इसी मेनिंजिस में बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। इतनी बात आपको समझ जानी है। अब चलते हैं आगे। जब बात करते हैं ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन की जो यूनिट होती है उसका नाम क्या है? ब्रेन की यूनिट, इकाई, या मैं बोलूं ब्रेन की सेल्स का नाम क्या है? ब्रेन की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? हमारा जो ब्रेन है ना, वो किससे बना हुआ है? ब्रेन एक ऑर्गन होता है और ऑर्गन किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए। और ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका नाम होता है न्यूरॉन्स। क्या नाम होता है बच्चा? न्यूरॉन्स। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं या तंत्रिका कोशिका कहाँ होती हैं, तो न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहाँ की सेल्स हैं? ब्रेन की सेल्स हैं। ब्रेन की यूनिट है। ब्रेन जिन छोटी छोटी सेल से बना हुआ है, जिन छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स, या हम इसे आम भाषा में नर्व सेल्स भी बोलते हैं, पता है आपको? इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो बच्चा एग्जाम में आता है कि ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जिससे मिलकर बना हुआ है, फंक्शनल का मतलब है जो कार्यात्मक, जो काम करती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन किसको कहा जाता है, न्यूरॉन्स या नर्व्स? ब्रेन दिमाग की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एवं क्रियात्मक इकाई किसको माना गया है?
तो आप कहेंगे वो न्यूरॉन्स को माना गया है। ये क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, दिमाग की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहा गया है? नर्व सेल्स को कहा गया है, क्योंकि इसी से मिलकर बना हुआ है। ये बार बार रिपीटेड होकर ब्रेन को बनाई है, इसलिए इसको यूनिट कहा गया है। तो न्यूरॉन्स को कहते हैं हम ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और बच्चा न्यूरॉन्स के बारे में 2 पॉइंट नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। पहला और दूसरा, क्या जो नर्व सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एचबी, एचबी का मतलब ह्यूमन बॉडी। ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, आंख की सेल्स, नाक की, कान की, जीभ की, हार्ट की, पैनक्रियास की, लीवर की, उनमें सबसे लंबा कौन सा होता है? न्यूरॉन होता है। आगे पढ़ाऊंगी आपको न्यूरॉन में, एक्सॉन, डेंड्रॉन, टर्मिनल्स, ये सारे नाम आगे आपको पढ़ाऊंगी मैं। तो सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका होती है। कहां पाई जाती है? ब्रेन में, तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। और बच्चा आपको एक बात और बता दूं कि इन न्यूरॉन्स में होती है मिनिमम रीजनरेशन पावर। मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, और मिनिमम रीजनरेशन पावर का मतलब होता है सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता होती है। मतलब अगर ये न्यूरॉन एक बार पुनः निर्माण क्षमता होती है, पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, क्षमता कम होती है बच्चा। एक बार अगर न्यूरॉन्स टूट गए, कट गए, फट गए, तो वो वापस रीजनरेट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अगर आपका दिमाग एक बार खराब हो गया ना, तो हमेशा के लिए खराब हो गया। एक बार कोई न्यूरॉन मर गया तो मतलब समझो मर गया, वो वापस जिंदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमम रीजनरेशन पावर है इनके अंदर, वापस रीजनरेट नहीं हो सकती है, वापस से नहीं बन सकती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बना? ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट का नाम बताओ, न्यूरॉन या नर्व सेल। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। और आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी कोशिका हैं जिनके अंदर सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है, सबसे कम क्षमता होती है वापिस रीजनरेट होने की? तो न्यूरॉन। मतलब मैम न्यूरॉन एक बार गए तो गए। यस बच्चा, एक बार गए तो गए। और इस न्यूरॉन के बारे में एक क्लास पूरी लगेगी पढ़ाने में, इसकी स्ट्रक्चर को समझने की। राइट? समझ में आ गई मेरी बात कि ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन का वजन कितना होता है, और हमारा ब्रेन जो है वो बच्चा, अगर आप पूछोगे ब्रेन का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, अखरोट के जैसा। अखरोट खाया है कभी? इसका आकार कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है? अखरोट के जैसा होता है। अखरोट तो खाया होगा आपने कभी ना कभी। तो वॉलनट शेप का, ऐसे अखरोट जैसा होता है कुछ दिखने में आपका दिमाग, इस तरीके से अखरोट जैसा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वजन कितना होता है? छोटे बच्चे का वजन 30-40 ग्राम का ब्रेन होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका दिमाग का वजन बढ़ जाता है। राइट? अब बात करते हैं हमारे ब्रेन कितने हिस्सों में बंटा हुआ होता है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में बंटा हुआ होता है। लिख दीजिए कौन कौन से। ह्यूमन ब्रेन, मैं ह्यूमन क्यों लगा रही हूं? क्योंकि हमें तो सिर्फ हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ना है ना, हमें बाकी के बारे में थोड़ी पढ़ना है। अब मैं ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स पढ़ाने से पहले कुछ हमारे ब्रेन के बारे में फैक्ट बता दूं। फैक्ट का मतलब कुछ सुनकर आपको ऐसा भी लग सकता है अरे सच में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। देखो, पहला फैक्ट तो यही है कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा विकसित दिमाग है, इसीलिए हम लोग मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। हमें भगवान ने सबसे ज्यादा विकसित दिमाग दिया है। दूसरा, जब हम जन्म लेते हैं और जब तक हम मरते नहीं हैं तो ऐसा माना गया है हम 2 से 5% तक ही हमारा ब्रेन यूज में लेते हैं, बाकी का दिमाग आपका आपके साथ वेस्ट चला जाता है। सिर्फ 2 से 5% तक ही ब्रेन आप अपना काम में लेते हो, इसलिए इसको खर्च करो। जितना खर्च करोगे उतना अच्छा है, नहीं तो भाई कोई 1% ही खर्च करेगा तो 99% आपके साथ मर जाएगा दिमाग जब आप मरोगे तब। ये हमारे ब्रेन का फैक्ट है। सिर्फ 2-5% आप काम में लेते हो।
अब जो साइंटिस्ट लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा काम में दे लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन को कहा जाता है फैटेस्ट ऑर्गन। फैटेस्ट ऑर्गन का मतलब है हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है। हमारे ब्रेन को वसीय अंग की कैटेगरी में रखा गया है। हमारे ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, फैट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में से सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन के पास क्या होता है, फैट होता है। नेक्स्ट, हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। आपके जितने सारे ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, दिमाग को। मैम ऐसा क्यों, दिमाग सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों कंज्यूम करता है? आप अभी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, मैं यहां से यहां चल रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, पढ़ा रही हूं, मैं क्या खर्च कर रही हूं, अपने दिमाग की एनर्जी खर्च कर रही हूं। हर चीज को सुनने से लेकर, देखने से लेकर, समझने से लेकर, उस चीज को याद करने से लेकर हर जगह आप क्या खर्च कर रहे हो, अपने दिमाग की एनर्जी खर्च कर रहे हो, दिमाग को चला रहे हो। अगर मैं आपका दिमाग निकाल दूं ना यहां से, तो आप समझ ही नहीं पाओगे मैं कौन हूं, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, क्या बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है। इसीलिए बच्चा, ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे बॉडी में अब एनर्जी कैसे बनती है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो एनर्जी बनती है। तो हमारी बॉडी में टोटल अमाउंट ग्लूकोज और ऑक्सीजन का 20%, 20% अकेला हमारा ब्रेन ले लेता है। 100% ग्लूकोज और ऑक्सीजन, 100% एनर्जी का 20% अकेला ब्रेन के पास होता है। सोचो आप, बाकी 80% इतने सारे ऑर्गन्स के पास जाती है एनर्जी, लेकिन 20% अकेला ब्रेन खर्च करता है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? क्योंकि ब्रेन भाई, हर जगह ब्रेन यूज कर रहे हो आप, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, कोई भी चीज याद कर रहे हो, याददाश्त बना रहे हो, उसके घर जाना है, उसके घर का रास्ता याद करना है, उसका थोबड़े का उसकी शक्ल याद करनी है आपको, तो हर जगह तो दिमाग चाहिए आपको। ऐसा कोई काम है क्या जिसमें दिमाग नहीं चाहिए हो? एक काम बता दो मुझे, ऐसा कोई एक काम बता दो जिसमें आपको दिमाग की जरूरत नहीं होती है। ऐसा कोई काम नहीं है। तो मैंने क्या कहा, आप जब से जन्म लेते हैं जब तक मरते नहीं है, सिर्फ 2 से लेकर 5% तक ब्रेन काम में लेते हैं, बाकी ब्रेन आपका ऐसे ही निकल जाता है आपके साथ। ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा फैट होता है, बिकॉज फैट में एनर्जी ज्यादा होता है। 1 ग्राम फैट 9.3 कैलोरीज का लमसम एनर्जी देता है, और ब्रेन को एनर्जी ज्यादा चाहिए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का 20% अमाउंट अकेला ब्रेन लेकर बैठा हुआ होता है। नेक्स्ट, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो ऐसा माना गया है, जब कोई एक ह्यूमन ब्रेन सुबह सुबह उठता है 4-5 बजे, तो उसके ब्रेन के पास इतना एनर्जी होता है, इतना एनर्जी होता है कि जितना एनर्जी आपको 10 वोल्ट का बल्ब जलाने के लिए चाहिए होता है। 10 वोल्ट का बल्ब जलाने के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उतना ही एनर्जी हमारे ब्रेन के पास होता है जब आप सुबह सुबह उठते हो तब। इसका मतलब ये नहीं है दोनों साइड यहां 2 बल्ब लगा लिए और बल्ब जलेंगे, आप इंतजार कर रहे हो। मतलब इतना एनर्जी है आपके ब्रेन के पास, उसको काम में लो। इसीलिए तो कहते हैं आपके टीचर्स, आपके मम्मी पापा, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। सुबह खाली दिमाग है, उसमें जो डालोगे वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। सुबह की पढ़ाई 1 घंटे की, शाम की और दोपहर की पढ़ाई 2 घंटे की बराबर होती है, क्योंकि सुबह आपका दिमाग खाली है, सब कुछ दिमाग के अंदर जाके फिट हो रहा है। अब दिन में तो आपका दिमाग थक जाता है, कितनी सारी चीजें सोच ली, दिन में कितने सारे काम कर लिए, दिमाग की एनर्जी खर्च कर ली, अब रात को पढ़ने बैठ रहे हो, तो क्या आपका दिमाग उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा जिस तरीके से सुबह कर रहा था वो? इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सुबह जल्दी उठें, 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, और 7-8 बजे तक लगातार पढ़ाई करो। उसके बाद बढ़िया चाहे सो जाओ 3-4 घंटे, और सबसे टफ सब्जेक्ट पढ़ो सुबह सुबह, जो समझ में नहीं आता है। सबसे टफ क्या लगता है? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जो लगे वो पढ़ो। ठीक है बच्चा? बात करते हैं अगले पॉइंट में। हमारे दिमाग में एक दिन में 70 से लेकर 80 हजार तक थॉट्स आते हैं।
70 से 80 हजार तक थॉट आते हैं एक दिन में। सही बात है। आज मैं कौन से कपड़े पहनूं, किस कलर के पहनूं, मैम क्लास लेंगी नहीं लेंगी, मैम क्या पढ़ाएंगी, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगी, अरे आज तो क्लास के बाद मुझे सब्जी लेने जाना है, आज मम्मी ने कौन सी सब्जी बनाई होगी, अरे यार 8 बज गया आज मुझे मूवी देखनी है, अरे आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अरे यार आज तो मुझे मैथ्स पढ़नी है, अरे यार आज तो मुझे इंग्लिश की क्लास नहीं जा पाया, अरे आज मैं इंग्लिश की क्लास बंक मार ली मैंने, अरे आज तो उसका फ़ोन नहीं आया, अरे आज उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ये क्या है? ये थॉट्स हैं, विचार हैं। एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट आते हैं आपके दिमाग में, और साइंस कहती है इसमें ज्यादा थॉट्स होते हैं नेगेटिव। हमारा ब्रेन नेगेटिव चीजों को जल्दी ले लेता है। आप सोचो ना, आपको कोई आके एक पॉजिटिव बात बताता है, एक नेगेटिव बात बताता है, आपके दिमाग में नेगेटिव वाली ज्यादा जल्दी जाके फंस जाती है, पॉजिटिव वाली बात को घुसाना पड़ता है। मैं फिर बोल रही हूँ आपको कि यार सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, ये मैं पॉजिटिव बता रही हूँ आपकी भलाई के लिए। लेकिन अभी कोई आके बोल देगा अरे नहीं मैम तो ऐसे बकवास कर रही थी दिन में, कभी पढ़ो जब मन करता पढ़ो, वो इजीली आपके दिमाग में जाएगी नेगेटिव थॉट। 70 से 80 हजार थॉट्स आते हैं, जिसमें से ज्यादातर, अक्सर, अधिकतर नेगेटिव थॉट्स होती है, नकारात्मक सोच होती है। और आपके ब्रेन के पास सुबह सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए सुबह सुबह खर्च करें। ब्रेन के पास 20% एनर्जी होती है, ब्रेन के पास फैट ज़्यादा होता है, ब्रेन के पास सोडियम कैल्शियम ज़्यादा होते हैं, ब्रेन के पास आप बताएंगे 2 से 5% ब्रेन ही हम खर्च करते हैं। हाँ, ब्रेन के पास कौन सा मिनरल ज़्यादा होता है लिख लीजिएगा। मिनरल का मतलब होता है खनिज तत्व। कौन सा खनिज तत्व ब्रेन के पास सबसे ज्यादा होता है, तो वो आपका यहाँ पर सोडियम होगा, सोडियम ज्यादा। ठीक है बच्चा, ये कुछ फैक्ट बताए मैंने ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्रेन 3 हिस्से में डिवाइडेड रहता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये कल पढ़ेंगे बच्चा। आज के लिए इतना बहुत है, ये कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत पढ़ा दिया हमने, नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया। नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ होता है? 3 टाइप का होता है, CNS, PNS, ANS। उसके बाद हमें CNS पढ़ना होता है, और CNS में 2 ऑर्गन होते हैं, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को हम कल 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके सपना यादव, आप 11वीं क्लास में हैं, बहुत बढ़िया है, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आलस क्यों आता है, आगे ब्रेन का एक हिस्सा पढ़ाएंगे आपको, तब बताएंगे कि आपको आलस क्यों आता है। पढ़ाते हैं आपको, बताएंगे आगे आलस क्यों आते हैं। मॉर्निंग में पढ़ना बहुत जरूरी है, मॉर्निंग में आलस आता है, अब क्या कर सकते हैं।